तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कोलरस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम हेडिंग देंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पिछला क्लास में पढ़े थे। आखिर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन होता है उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी जो हमारा हेडिंग है वह है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जनरली कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका कंडक्टेंस दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला चीज़ है मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो आयंस का मोबिलिटी क्या है, यानी स्पीड या वेलोसिटी। आयन का मोबिलिटी जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। आयंस का वेलोसिटी, स्पीड जितना ज़्यादा होगा यानी उसका मोबिलिटी ज़्यादा है, और मोबिलिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। यानी मोबिलिटी बढ़ाने पर आयंस का कंडक्टेंस बढ़ता है कि नहीं। तो पहला चीज़ डिपेंड करता है हमारा कंडक्टेंस किस पे, आयन के मोबिलिटी पर। और जो दूसरा फैक्टर है जिस पे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है वो है टोटल नंबर ऑफ आयंस पर, यानी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। आयन अगर हम बढ़ाएंगे सॉल्यूशन में तो चार्ज पार्टिकल बढ़ेगा, और चार्ज पार्टिकल बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा सॉल्यूशन का, क्योंकि आयंस ही तो करंट कैरी करते हैं। करंट फ्लो क्यों होता है, आयंस के वजह से। तो आयंस का संख्या बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, ये पढ़ना ज़रूरी था, ये नॉलेज हमें लेना ज़रूरी था, क्योंकि इसका आगे यूज आएगा जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करेगा, किस तरह से चेंज होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी के लिए। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये कंसंट्रेशन चेंज कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है हमारा,
इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, दिख रहा है। तो हम इसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो कंसंट्रेशन चेंज करने का हमारे पास सिंपल सा उपाय है कि हम डाइल्यूशन करवा देंगे, यानी हम वाटर क्या करेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे। अगर वाटर ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन में तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डाइल्यूशन करने पर हम कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो अब हम जानेंगे कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, यानी कप्पा पे क्या असर पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी हमने कल पढ़ा था ना, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना सा वॉल्यूम ले लेंगे और उस इतना सा वॉल्यूम में कहीं भी सॉल्यूशन में ले लेंगे, उसमें जितना आयंस है उन आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस हो रहा है उसी को क्या करेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो भी आयंस की संख्या होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। तो अगर हम पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में या पूरे सॉल्यूशन में अगर आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा, तो इस वॉल्यूम में भी तो घटेगा, इस वॉल्यूम में भी तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो ये बताओ पहले कि अगर हम पहले नंबर ऑफ आयंस जो भी था और जब पानी डालें तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इतना वॉल्यूम में पहले 10 था, अब पानी डाल दिए तो इतना वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा, आयंस दूर दूर चले जाएंगे। आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो नंबर ऑफ आयन पर cm³ कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन number of ions per centimeter cube decreases as a result conductivity डिक्रीजेस। तो डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर cm³ घट रहा है। तो डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन घट रहा है, और कंसंट्रेशन घट रहा है साथ में क्या घट रहा है, कंडक्टिविटी, यानी कप्पा का वैल्यू कम हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो जो कप्पा होगा यानी कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है कि नहीं। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। पानी डालें कंसंट्रेशन कम हुआ, और कंसंट्रेशन कम हुआ तो पर cm³ नंबर ऑफ आयंस कम हुआ, और नंबर ऑफ आयंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी भी कम हुआ। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम करेंगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इस तरह से कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रिलेशन है। तो ये था कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन। अब हम समझेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with
कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी वेरी करता है, यानी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग दो केस स्टडी करेंगे। पहला केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और दूसरा केस में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्योंकि दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब हम सॉल्यूशन किसका ले, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा केस 1 क्या है, हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे। तो क्या होगा, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेंगे और वाटर ऐड करेंगे, यानी डाइल्यूशन करेंगे उस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, तो जैसे हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस होंगे ना, है कि नहीं। सॉल्यूशन में क्या होंगे, आयंस होंगे। और इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक आयन दूसरे आयन से क्या होगा, दूर जाएगा। तो आयंस जनरली Na+ मान लेते हैं और Cl- यानी कैटायन और एनायंस होंगे। तो पानी डालने के बाद क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर कैटायन और एनायन का डिस्टेंस बढ़ेगा, और कैटायन एनायन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरैक्शन क्या होगा, घटेगा, और इंटरैक्शन घटेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगा। कैटायन एनायन के बीच का अट्रैक्शन अगर कम होगा तो मूवमेंट में परेशानी होगा, लेकिन जैसे हम डाइल्यूशन किए तो दूरी बढ़ते गया, और दूरी बढ़ेगा तो इंटरैक्शन घटेगा, और इंटरैक्शन घटेगा तो आसानी से मूव होगा, मूवमेंट आसानी से होगा, यानी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कैटायन एनायन का डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके चलते मोबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मोबिलिटी इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो केस 1 में क्या होगा, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग electrolyte is diluted, when a solution of strong electrolyte is diluted, then आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन है या इंटरआयनिक इंटरैक्शन है, उसको हम लोग क्या करें, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीजेज, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, ड्यू to which mobility of ions increases. As a result, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो बात सिंपल सा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ रही है।
तो इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ग्राफ का यूज करेंगे इसको समझाने के लिए। तो हम लोग अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे? तो यहाँ जो हम ग्राफ खींचेंगे एक तरफ क्या लेंगे हम लोग? लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। और एक तरफ क्या लेंगे? किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंसंट्रेशन से। तो एक तरफ लेंगे हम क्या? कंसंट्रेशन। और कभी कंसंट्रेशन का क्या ले रहे हैं? स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जनरली साइंटिस्ट जो थे वो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट को कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेने से क्या हो रहा था? जो ग्राफ आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और कंसंट्रेशन सिर्फ ले रहे थे तो ग्राफ ऊपर नीचे बन रहा था। तो स्क्वायर रूट इसलिए लिया गया, जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट इसलिए लिया गया क्योंकि ग्राफ जो आ रहा था वो कैसा आ रहा था? स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था। कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 है। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है। ये आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 में कंसंट्रेशन क्या था? ये जो मोलर कंडक्टिविटी क्या था? ये था, है कि नहीं? 0.4 कंसंट्रेशन पे क्या था? जीरो पॉइंट 4 कंसंट्रेशन पे क्या था? ये था वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी का। ये मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है। 0.3 पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ना। कैसे इंक्रीज हो रहा है? कंसंट्रेशन घट रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। अभी हम पढ़े ना, डाइल्यूशन किए तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन घटा, और कंसंट्रेशन घटा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पानी डालते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटते जा रहा है, और कंसंट्रेशन घटते जा रहा है तो क्या हो रहा है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम यानी इसका रिलेशन क्या हो सकता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। लिख सकते हैं जी। कंसंट्रेशन घटते जा रहा है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम पानी डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, कब तक पानी डालते रहेंगे? जब तक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जब तक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, अनंत। इतना पानी डाल देंगे, मतलब एक्सेस वाटर डाल देंगे। तो जब अगर हम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे वाटर का, यानी जब वॉल्यूम क्या कर देंगे? इन्फिनाइट कर देंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर डाल दिए, तो कंसंट्रेशन लगभग क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब 0 के बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो क्या वो सॉल्यूशन कंडक्टेंस करेगा? हाँ करेगा, उसमें कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि उसमें अभी भी आयंस है। तो जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा 0 कंसंट्रेशन पे या इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे, उसको कहेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्या कहेंगे उसको हम? यानी कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन और एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उस टाइम के मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग नाम देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या उसका एक और नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यह बात जान, और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? लैम्डा नॉट एम से। ये लैम्डा नॉट एम क्या हो गया हमारा? ये लैम्डा नॉट एम हो गया
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जब हम डाइल्यूशन क्या कर दे, इन्फिनाइट, यानी वॉल्यूम इन्फिनिटी कर दे, है कि नहीं, वॉल्यूम क्या कर दे, इन्फिनाइट कर दे। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसे क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट एम, या इसी का एक और नाम है, दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहीं पर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो सीधे समझ जाना है कि ये मोलर कंडक्टिविटी किस समय के लिए है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए, यानी उस टाइम कंसंट्रेशन लगभग जीरो होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन 100% जीरो नहीं होगा। ये थ्योरेटिकल बात है, मतलब साइंटिस्ट कुछ इस तरह से सोचा कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगा और हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्या हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर? तो ये जो वैल्यू था वो किस समय के लिए था, 0.1 था। अगर हम फर्दर वाटर डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटते जाएगा और एक टाइम क्या होगा, जीरो। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो इस लाइन पे टच करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम पानी डालते जाएंगे कंसंट्रेशन घटते जाएगा तो क्या होगा, इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक समय ये लाइन क्या होगा, टच कर जाएगा। किससे टच कर जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी वाले एक्सिस से टच हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें, वो वैल्यू क्या बताएगा, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है किस समय के लिए, जीरो कंसंट्रेशन यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, लैम्डा नॉट एम। तो कैसे निकाले हम लोग, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो हम उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को आप एक्स्ट्रा खींच दीजिए तो आपको वैल्यू निकल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसको कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना, लैम्डा नॉट एम को। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक solution can be determined by extra plotting, of graph। तो ये था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पहला केस स्टडी कर चुके हैं, हम देख रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से वैरी करता है। तो कंसंट्रेशन घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली रिलेशन है। अब हम देखेंगे केस 2, जब हम सॉल्यूशन किसका लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे। केस 2 है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम सॉल्यूशन किसका लेंगे,
वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वैरी करेगा। तो सबसे पहले हम फिर से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और समझना होगा यहाँ पर कि जैसे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है? नहीं करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता है। ये बात हम जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, यानी पार्शली डिसोसिएट होते हैं। यानी 100 मॉलिक्यूल लेंगे 10 मॉलिक्यूल ही टूटेगा, 5 मॉलिक्यूल ही टूटेगा। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करते। तो क्या होगा जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे, यानी डाइल्यूशन करेंगे। तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे ना, पानी डालेंगे, वाटर ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू 1 से कम था, स्ट्रॉन्ग में अल्फा बराबर 1 था। तो जैसे हम पानी डालेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा इंक्रीज होगा, है कि नहीं? अल्फा क्या होगा? इंक्रीज। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पानी डालने पर अल्फा बढ़ेगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटना चालू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटना चालू हो जाएगा। पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगेगा, तो टूटने लगेगा तो अल्फा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है। टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटना चालू होगा तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं। अब पानी डाल रहे हैं तो कैटायन और एनायन के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा? घटेगा। पानी भी डाल रहे हैं साथ में ना, पानी जब साथ में डाल रहे हैं तो पहला चीज़ तो अल्फा इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा। तो पानी डालने से एक काम ये भी होगा कि मोबिलिटी बढ़ेगा, जैसा कि हम पहले देखे थे। कैटायन एनायन दूर जाएगा, इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा। और मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मोबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी दोनों काम हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जो टूटना था वो पहले टूट चुका था, क्योंकि उसका अल्फा क्या था? 1 था। जितना टूटना था वो पहले टूट गया था, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ था। 10 डाले, मतलब 100 डाले थे, 10 मॉलिक्यूल ही टूटा था। अब जैसे जैसे पानी डालते गए तो डिसोसिएशन बढ़ने लगा, अल्फा बढ़ने लगा। अल्फा बढ़ने लगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगा, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टूटने लगे तो ज़्यादा आयंस बनने लगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और साथ में मोबिलिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि आयंस दूर जा रहे हैं तो मोबिलिटी बढ़ रहा है। यानी दोनों काम हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है और मोबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ रहा था, देख रहे थे ग्राफ, बहुत थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा था, नहीं ऐसा भी नहीं था, हल्का ऐसा था, इससे भी कम दिखाए थे। लेकिन इस केस में क्या होगा? बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिख लेते हैं। When a solution of weak electrolyte is
diluted then क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा increases and interionic force of attraction decreases, है कि नहीं, ये दो काम हो रहा है, due to which number of ions in solution increases and, और इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। तो बहुत तेजी के साथ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी हम ग्राफ के मदद से समझेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से जो ग्राफ लेंगे वो किसका ग्राफ लेंगे, ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में खींचेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि रैपिडली बढ़ रहा था ना, पानी डालेंगे और तेज़ी के साथ बढ़ेगा, पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा। तो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो पानी डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन घट रहा है, और कंसंट्रेशन घट रहा है बहुत तेज़ी से, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो जीरो कंसंट्रेशन पर, यानी जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि हम जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सीधे क्या होता है, ये इस लाइन से क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। दिख रहा है ना, कहीं टच करेगा तब ना निकल पाएंगे। तो ये टच नहीं करेगा, ये क्या होगा, सीधे इस लाइन के, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट भी करेगा तो कहाँ जाकर करेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि लाइन क्या हो गया है, तो दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है, और करेगा भी तो इन्फिनिटी पे करेगा। तो यहाँ पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन नॉट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन में
मोलर कंडक्टिविटी पता नहीं कर सकते, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम पता नहीं कर सकते। तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ दिया, क्योंकि निकालना तो था हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ दिया। और किसने लॉ दिया? कॉलरस ने। और उसके नाम पे एक लॉ पड़ा, कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ में उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या निकाल सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉलरस लॉ। तो कॉलरस लॉ क्या कहता है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना चाहते हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन का मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो यानी कहने का मतलब है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस और एनायंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर। और साथ में उस इलेक्ट्रोलाइट में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उनके मल्टीपल का। तो यहाँ देखिए ये इतना लंबा चौड़ा है, जब तक अभी हम इसको डिस्कस करके नहीं बताएंगे तब तक नहीं समझिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, कहता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? उस इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। और साथ में हमको मल्टीप्लाई करना होगा एक नंबर से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो उस इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूला में उस आयन का नंबर होगा। तो यहाँ पर हम V+ लिखते हैं उस कैटायन का नंबर पर फॉर्मूला यूनिट में उस कैटायन का नंबर, और V- होगा एनायन का उस इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूला में नंबर। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट प्लस क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा नॉट माइनस क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और V+ क्या है? नंबर ऑफ क्या है? कैटायन पर फॉर्मूला यूनिट। और V- क्या है? नंबर ऑफ एनायन पर फॉर्मूला यूनिट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायंस और एनायंस का मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे। कौन सा मोलर कंडक्टिविटी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला मोलर कंडक्टिविटी को जब हम ऐड कर देंगे और साथ में कैटायन और एनायन से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? उस फॉर्मूला यूनिट में
जो कैटायन और एनायन का नंबर है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पता चल जाएगा। ये बात कोलरस ने बताया। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से समझिए कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो उसके कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम के बराबर, और साथ में क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय द नंबर पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के पर फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम बोलेंगे NaCl क्या है, तो NaCl का ये क्या है, फार्मूला यूनिट, ये एक फार्मूला यूनिट है। ये NaCl का क्या है, 1 फार्मूला यूनिट। 4 NaCl लिखेंगे तो क्या मतलब हुआ, 4 फार्मूला यूनिट। तो जनरली आयनिक कंपाउंड को हम लोग फार्मूला यूनिट कह के पुकारते हैं, समझे ना। तो जनरली हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड को हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपका आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। हम NaCl का मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकते, हम क्या बोल सकते हैं, फार्मूला यूनिट ज़्यादा सही होता है। मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 100% सही बात नहीं होगा। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जो मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कंपाउंड का यूज करते हैं, जो कोवैलेंट, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे CCl4, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल है। CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। लेकिन जब बात होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये, इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन है, आयन से। मैग्नीशियम क्लोराइड का बात होगा तो ये क्या है, फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाइंग बाय द नंबर पर फार्मूला यूनिट, यानी फार्मूला यूनिट में जो नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम जस्ट अभी समझेंगे इसको कि हम एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं, आखिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं और अच्छा से कैसे समझ सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं किसका, NaCl का। किसका निकालना चाहते हैं, NaCl का। मान लेते हैं एक समय के लिए कि NaCl क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक समय के लिए मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, लेकिन है तो इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, कोलरस लॉ के द्वारा। तो इसका कैटायन कौन है और इसका एनायन कौन है, Cl-। तो कैटायन का कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा ना। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। उसी तरह अगर हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड निकालिए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड कैसे निकलेगा। तो यहाँ हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B, बेरियम पे कितना चार्ज है, 2+। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर Ba कितना है, 1 है ना, Ba का आयंस कितना है, 1 है, लेकिन Cl का आयंस कितना है। तो कंडक्टिविटी में 2 Cl- का होगा। कंडक्टिविटी अगर देखेंगे तो 2 Cl के द्वारा होगा, 2 Cl- फ्लो होगा, तो कंडक्टिविटी 2 Cl के द्वारा होगा। तो हम इस फार्मूला यूनिट में जो Cl का नंबर है उससे हम आगे क्या कर देंगे,
मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगा Cl माइनस का वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि 2 Cl माइनस आयन है। तो अब हम देखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटी का सम होगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का कितना कैटायन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैटायन के द्वारा कंडक्टिविटी शो होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डबल हो जाएगा। और यहाँ एनायन का जो कंडक्टिविटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 सल्फेट आयन है पर फार्मूला यूनिट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अगर कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें पता हो और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो, तो दोनों को जोड़ देंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम अब वीडियो को रोक रहे हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।